समुच्चय बोधक शब्द, बी हो गया समुच्चय सूचक शब्द, सी हो गया सर्वनाम और डी हो गया संज्ञा। तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, संबंध सूचक शब्द। 24 का देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तो रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द जो के लिए है वो क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, बी है परसर्ग, सी है सर्वनाम, डी है संज्ञा। तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। सही जवाब है परसर्ग। 25 नंबर क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? लता की लताएं, घोड़ा की घोड़े, किताब की किताबें, सखी की सखियां। तो कौन सा एक वचन का बहुवचन नहीं है? तो 25 का जवाब दीजिए। 25 का जो है सखी का सखियां, ये सही नहीं है। 26 हम लोग देखते हैं, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्म के अनुसार यानी कर्म है, जिस वाक्य में कर्म होता है उसको क्या कहते हैं? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाक्य। 26 का आपका हो गया कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म होगा वो कर्मवाच्य कहलाएगा। 27 का है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल को पहचानना है। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया है, सी मैं कल घूमने जाऊंगी, डी माँ बच्चों को पढ़ा रही। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 27 का आपको भविष्य काल का चुनना है। तो गा गी आप जानते हैं, इसमें हो जाएगा आपका 27 का सी, मैं कल घूमने जाऊंगी, ये आपका भविष्य काल हो गया। 28वां क्वेश्चन देखिए, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? आप लोग, हम, तुम लोग, ये लोग। 28 का बताइए आप लोग। 28 का तू या तुम का तुम लोग है ना, तो ये हो गया बहुवचन आपका। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिस वाक्य में इसीलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, विधान वाक्य कहते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन जो है वो संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य मतलब दो कंप्लीट वाक्य होते हैं ना, वो हो गया संयुक्त वाक्य। 30वां क्वेश्चन देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, ये प्रश्नवाचक होगा, विधान वाक्य होगा, निषेधात्मक होगा या आज्ञावाचक होगा? तो निषेधात्मक तो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव नहीं है। आज्ञावाचक यहाँ परमिशन भी नहीं ले रहे, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है। तो 30 का क्या हो जाएगा? बी। 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में देखिए, तुमको मुझे पढ़ाना है, तो अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो 31 का हो जाएगा ए, तुमको। यहाँ होगा आपको मुझे पढ़ाना है, अगर तुमको हो गया तो यह अशुद्ध हो गया। 32 का देखिए, मुझे बाहर जाना है, तो रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, अल्प विराम, लाघव चिन्ह। 32 का पूर्ण विराम, 32 का ए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ रेखांकित एक्चुअली में कुछ किया नहीं गया है, तो ये क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि रेखांकित चिन्ह को पहचानने बोला और रेखांकित किसी को किया ही नहीं है, तो कैसे पहचाना जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं प्रश्न चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अधोरेखा चिन्ह और तिर्यक चिन्ह। 33 का आपका होगा अधोरेखा चिन्ह, बी।
33 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, आपको अच्छा से पढ़ना होगा, बहुत डीप जा रहा है। हाँ, 34 नंबर को देखिए। उसने उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा आंखें खोल देना। इसका क्या मुहावरा का अर्थ होगा? भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना और अंधकार दूर करना। तो 34 का आपका हो जाएगा भ्रम को दूर कर, आंखें खोलना यानी भ्रम को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना का मतलब क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है जल्दी से कार्य करना, बी है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी है मुसीबत आने से घबरा जाना, डी है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो आप बताइए 35 का क्या होगा? 35 का है बी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ये होगा इसका मतलब। 36 है, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो? यानी पृथ्वी ग्रह तारा ये सब के लिए एक शब्द क्या हो? समंदर, अंतरिक्ष, विश्व या धरती। ऑब्वियसली समंदर, धरती और विश्व तो होगा नहीं। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। पार्वती को महेश्वरी, व्यवहारिक अव्यवहारिक, शेर का शेरनी, लड़का का लड़के। तो समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। तो 37 का आपका हो जाएगा ए, पार्वती का महेश्वरी। बाकी सब उल्टा है या डिफरेंट है, पार्वती और महेश्वरी सेम होता है। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, जयपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो 38 का आपका हो जाएगा सी, जयपुरी। जयपुरी नहीं बोला जाता है। 39 है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य जो है हिंदी भाषा के अंदर नहीं आता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड। 39 का बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में तो हिंदी बोला जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में कम है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई या संत तुकाराम। ये तो सबको जानना चाहिए। इसका आंसर 40 का हो जाएगा ए, गोस्वामी तुलसीदास। अब हम लोग 41वां नंबर की ओर चलते हैं। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। डिसास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना, प्रदूषण से बचना चाहिए। बी है पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या है, और डी प्रदूषण एक समस्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का बी, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है। डिसास्टर मतलब होता है आपदा, है ना, और इन्वायरमेंट मतलब हो गया पर्यावरण। तो आपदा जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। तो सही अनुवाद क्या होगा? शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है। ऑप्शन ए, एजुकेशन इज आवर लाइफ, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, एजुकेशन लीड्स द बेटर नेशन, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। इसका आंसर क्या होगा बताइए? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। ये हमारा एजुकेशन हमारे जीवन का बुनियाद है ना, नींव। फाउंडेशन मतलब बुनियाद हो गया, नींव हो गया ये। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए शब्दों का उत्तर लिखिए। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका हो जाएगा भक्तिकाल के
भक्ति काल के दृष्टि कृष्णोपासक सूरदास जी ने सुरसागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार एवं शांत रस के भाव प्राप्त होते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, वे अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता यह है कि वे गेय पद है। उनकी अधिकतर रचना ब्रज भाषा में पाई जाती है। कहीं कहीं पर संस्कृत व फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वे जन्मांध थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता ही नहीं है कि वे जन्मांध थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य जगत में वे सदैव अमर हैं। तो आप हम लोग को आगे इसी से रिलेटेड सवाल जवाब करना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बहुत आसान है, ये पैसेज हो गया आपका एक तरह से। तो 43 का आंसर जो है वो बी हो गया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में बांटा गया है। सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? 44 का आंसर देखिए, 44 का है सूरदास जी भक्ति काल के थे। 45 देखिए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी सूरदास जी की नहीं है? 45 नंबर क्वेश्चन देखना है हम लोग को, कौन सा नहीं है। रमैनी, सुर सारावली, सुरसागर, साहित्य लहरी। तो इसमें हो जाएगा 45 का ए, रमैनी नहीं। 46 देखिए, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस और भयानक रस। 46 का आंसर हो जाएगा आपका भयानक रस। भयानक रस नहीं पाया जाता है। आधे अधूरे, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नाटक। आधे अधूरे जो है वो नाटक हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध जो है जयशंकर प्रसाद का है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या मैथिली शरण गुप्त का है, या महादेवी वर्मा का? 48 का हो गया आपका सी, मैथिली शरण गुप्त का। 49 का देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत या त्रिलोचन शास्त्री? 49 का आपका हो गया सी, सुमित्रानंदन पंत। ये आपके छायावादी रचनाकार है। छायावादी रचनाकार को याद रखना जरूरी होता है। 50 हो गया, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? तो हिंदी कालखंड को चार खंडों में विभक्त किया गया। हिंदी साहित्य को 4 खंड में विभक्त किया गया। यहाँ आपका पूरा 50 क्वेश्चन हिंदी का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। 25 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। तो हम लोग सामान्य अध्ययन बनाते हैं। ओणम इज अ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, यानी कि ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिए जीएस का आपका 51 का बी, केरला में, ओणम केरला में मनाया जाता है। दूसरा 52 क्वेश्चन, 52वां नंबर है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। लटाविया, अदान, ग्रीस यानी यूनान और बगदाद। तो अब बताइए कि आपका ओलंपिक का गेम का ओरिजिनेशन कहाँ हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52 का है ग्रीस यानी कि यूनान से ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? जेन एडम्स, मैरी क्यूरी, जोडी विलियम्स, अल्वा मैरिडल है ना। 53वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, 53 नंबर का है
मैरी क्यूरी 1903 में, ये फिजिक्स का जीती थी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार थे? तो आपका 54 नंबर का आ गया इधर ऑप्शन, भानुदत्त, कमंडक, भारवी और चारुदत्त। तो इसमें आपका हो गया 54 नंबर का आंसर ए, भानुदत्त। 55 नंबर का देखिए, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इकोलॉजी 55 नंबर है वो, इकोलॉजी का रचना अर्नेस्ट हैकेल, जी एवलिन हचिंसन, ह्यूगो डी ब्रीज, रॉबर्ट ब्राउन। तो इकोलॉजी को कौन किया था? 55 नंबर का ए, और अर्नेस्ट हैकेल। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण होता है? फ्यूज में क्या क्वालिटी होना चाहिए? यह शीघ्र ही पिघल जाता है, सही बात। यह आसानी से नहीं पिघलता है, गलत बात। यह खराब संचालक होता है, गलत। इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? ये साइंस का क्वेश्चन हो गया। तो 56 का आपका है यह ए, यह शीघ्र ही पिघल जाता है। शीघ्र पिघलेगा तभी ना फ्यूज बचाएगा शॉर्ट सर्किट से। अब आपका हम लोग पढ़ेंगे, हम 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है। पानी का घनत्व जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पे सर्वाधिक होता है? तो 57 का आपका सी हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, ये बात याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इसको। 58 नंबर देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता किसे माना जाता है? कैंडेला गलत, समुद्री मील गलत, डेसिबल और एम्पियर। तो ध्वनि है तो उसको डेसिबल में मापा जाता है। 58 का डी हो जाएगा। आप देखे होंगे कि क्रिकेट मैच जब होता है, जब बहुत सारा शोर होता है तो उसमें मेजरमेंट को दिखाता है 102, 105, 120 डीबी। तो डेसिबल का शॉर्ट फॉर्म डीबी में इंडिकेट करता है। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल यानी डीबी में मापा जाता है। 59 हो गया, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। सबसे पश्चिम का अमरेली, भरूच, दाहोद और गौरमाता। 59 नंबर का देखिए, 59 का है डी, गौरमाता। गौरमाता कहाँ है? गुजरात में। 59 का आपका डी हो गया, सबसे पश्चिमी बिंदु। 60 नंबर देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका जवाब देना है। तो अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और भनाड। 60 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। 60 नंबर आपका हो गया है। 61 नंबर देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। डी आपका हो गया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और डी हो गया आपका वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति। तो 61 का आपका आंसर हो गया ए, राष्ट्रपति जी करते हैं खुद से। 62 का देखिए, कृष्णदेव राय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद इस भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और संस्कृत। तो 62 का आंसर आपका हो गया ए, तेलुगु में लिखा गया था। कृष्णदेव राय की कृति जो है अमुक्तमाल्यद जो है। 63 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवास यानी गर्त भूमि के अंदर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग? तो इसका होगा पलवोई, राना घुंडई, मेहरगढ़ और बुर्ज होम। तो 63 का आपका आंसर हो गया डी, बुर्ज होम। यहाँ से आपका 64 नंबर देखिए, सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने की थी? सिख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। खड़क सिंह, दिलीप सिंह, महाराणा रणजीत सिंह और शेर सिंह।
64 का जवाब आपका हो गया महाराणा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य की स्थापना महाराणा रणजीत सिंह किए थे। 65 नंबर देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1833, बी भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 65 का आंसर कौन सा होगा? 65 का आंसर है डी भारत सरकार अधिनियम 1858। 66 का देखिए, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है, अब ज्योग्राफी का जाइएगा, वायुमंडल पढ़िएगा तो उसमें सबसे पहले से बताया जाता है ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब में बताया जाता है। तो आपका वातावरण का वह क्षेत्र जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। 66 का जो है उसका आंसर हो जाएगा जैवमंडल। जीव जंतु जहाँ रहेगा उसको बायोस्फीयर ही, जैवमंडल ही बोलेगा ना। स्थल मंडल धरती को कहते हैं, क्षोभ मंडल ये वायुमंडल का सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। और जल तो जल मंडल, स्थल मंडल हो गया, जैवमंडल हो गया। जल मंडल और जैवमंडल अलग अलग है। जैवमंडल मतलब जीव जंतु जहाँ रहते हैं, जल तो पानी का हो गया, स्थल हो गया वो भूमि का हो गया, और क्षोभ मंडल वायु का सबसे निचला परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। 66 हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 67 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, ए चेनाब, सतलज, रावी और सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेनाब। मांडा जो है वो चेनाब नदी के किनारे था, स्थित था। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? अब बताना है आपको 68 नंबर क्वेश्चन का कि संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। पहला महात्मा गांधी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा सरदार पटेल और चौथा जी.वी. मावलंकर। 68 नंबर का है महात्मा गांधी। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका ज्योग्राफी से है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का ब्रैकेट का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है चावल, चाय, कपास और मक्का। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा सबसे ज़्यादा ये किया जाए उपजाऊ है? तो आपका चावल। जलोढ़ मिट्टी में चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। 70 नंबर देखिए, फलदार फसलों का अध्ययन या खेती को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी, सिस्टमोलॉजी, परफ्यूजनोलॉजी और ओरेलिकल्चर। सब्जियों की खेती, छिड़काव विज्ञान, प्रणाली विज्ञान। तो 70 का आपका हो जाएगा ए। तो फल का खेती फल कृषि विज्ञान का लगा, हिंदी में तो बहुत आसान लग रहा है, हिंदी में तो सब लिखा ही है फल कृषि विज्ञान। 71 नंबर देखिए, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जो खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? होला मोहल्ला, तीज, लोहड़ी और बैसाखी। तो 71 का आंसर हो जाएगा बैसाखी, ऑप्शन नंबर डी। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? बीबी गिरी, के.आर. नारायणन, रामास्वामी वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी। तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रणब मुखर्जी जो हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 73वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 31 अक्टूबर को और 14 नवंबर को। यहाँ पे आपका कुछ हिंट कर रहा होगा दिमाग, क्योंकि अहिंसा दिवस का बात हो जा रहा है तो इसमें किस कब मनाया जाएगा? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था और गांधी जी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। 74वां देखिए, स्वतंत्रता के अधिकारों में से सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है?
निवारक निरोध, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इकट्ठा होने की आज़ादी और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सा है? ऑब्वियस है, जिंदा रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 74 का जो है वो बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट्स जो है, मूलभूत अधिकार, उसके अंदर आता है, यानी कि पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। 75वां देखिए, निम्नलिखित में से किसी भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर के अंदर आ जाएगा। किशन महाराज नहीं, आमिर अली खान, अमजद अली खान, पंडित रविशंकर। तो आपका 75 का आंसर हो जाएगा सी, अमजद